हेलो दोस्तों, मैं नाम राहुल कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर की एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। तो हम वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप ऑपरेटर और सुपरवाइजर बन सकते हो। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी मात्र एक बार तैयारी करने के बाद में आप 100% आप आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर बन सकते हैं। तो इसके लिए हमारी ये जो अगली वीडियो थी अध्याय नंबर 1, उसमें हमारे 30 क्वेश्चन थे। उस 30 क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। और जो अब हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में हम आपको क्वेश्चन वाइज देंगे। तो 50 क्वेश्चन एक पार्ट में देंगे, 50 अगले को देंगे। तो हम इसके लिए 50 क्वेश्चन हम देखते हैं अध्याय नंबर 2 के। तो जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। इस चीज़ की मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इन वीडियो को आपने देख लिया, अध्याय की तैयारी करते रहें, मात्र थोड़ा सा समय निकाल के करेंगे तब भी आप अपने ऑपरेटर और सुपरवाइजर बन सकते हैं, सुपरवाइजर। इसके लिए अब आप चलते हैं आधार के अध्याय नंबर 2 पर। अध्याय का नाम है रजिस्टर्ड नामांकन एजेंसियों और नामांकन स्टाफ। ये अध्याय का नाम है। तो हम प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एवं संस्था रजिस्टर्ड बनने के लिए योग्य है? कोई व्यक्ति, कोई भी केंद्र सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार, यानी कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई भी सरकारी योजना है उसमें आए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सही है। नंबर 2 आता है कि इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। 4 क्वेश्चन आदमी, चारों में से देखते हैं। क्षेत्र स्तर निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार अपनी वेबसाइटों पर आधार नामांकन अध्ययन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदर्शित करें। नंबर 3 है आधार नामांकन अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करें। यानी नंबर 3 नंबर सही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। डैश में विनिर्दिष्ट दृष्टि रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो यानी इसका जो है, जो आधार अधिनियम 2016 का आधार विलयन, तो जो इसका पहला सही है। नंबर 3 पर हम आते हैं। एजेंसियों के आवेदनों के मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों ई के रूप में सूचीबद्ध करता है? केंद्रीय मंत्रालय, यानी इसका नंबर 2 है रजिस्ट्रार एवं UIDEAI। नंबर 5 रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है? रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी होती है, नंबर इसमें है ऊपर के सभी, यानी सभी को देख लीजिए। आधार अधिनियम 2000 के आधार के पालन सही है। एनरोलिंग एजेंसियों के को किराए पर लें, संग्रहण करें, उसके कागजों को मॉनिटर करें, ठीक है। सुनिश्चित करें कि नामांकन और अध्ययन संचालन करने के लिए उनके द्वारा कोई भी नामांकन एजेंसी और व्यक्ति की जाता है, यानी इसके पूरे सही हैं। नंबर 6 पर आते हैं। कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से के बीच में नामांकन एजेंसियों बनाने के लिए पात्र है? नंबर 1 कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड UDI द्वारा रजिस्टर RFI में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लिखित शर्त को पूरा करने वाला होना चाहिए। नंबर 7 आता है कि निम्नलिखित मापदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त होना चाहिए? तो इसके लिए नंबर 1 आता है कि उम्र 18 वर्ष से उससे ऊपर होनी चाहिए। 10+2 पास होना चाहिए। आधार नंबर होना चाहिए। एक परीक्षा क्रम और प्रमाणित एजेंसी प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। और वैसे कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी इसका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। वैसे प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं होती कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। इसमें कंप्यूटर इसमें चौथा 1 2 3 4 यानी चारों सही होते हैं, जरूरी है सभी विज्ञान में से। हाँ, तो नंबर 8 में आता है EA पर्यवेक्षक के रूप में उसकी भूमिका शुरू करने से पहले निम्न में से एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए? यानी स्थानीय भाषा, कीबोर्ड और लिपि के समझ में होना चाहिए। इसका नंबर 3 है। तो अब नंबर 9 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है?
इसके लिए ऑपरेटर और पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर और ऑपरेटर जो होते हैं उन वो होने चाहिए। पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा करना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन के लिए संबंधित देश को प्रस्तुत करे। प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय। नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑन बोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ताओं के रूप में विचार योग्य है? इसका क्वेश्चन नंबर है 4, ऑपरेटर सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका हो और नामांकन क्वाइंट में संग्रहित हुए। नंबर 12 में आता है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्रित करना चाहिए? इसका क्वेश्चन नंबर इसका सही है, दिए गए सही विकल्प, यानी सभी इसके विकल्प सही हैं। नंबर 1, 2 यानी परिचयकर्ता के हस्ताक्षर, परिचयकर्ता का अंगूठा, परिचयकर्ता का आधार संख्या। नंबर 3, नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? इसका क्वेश्चन नंबर है, दिए गए सभी विकल्प, यानी इसके आधार प्लांट में साइन आउट करें। नए निवासियों नामांकन किए गए नहीं किया है का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजें का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आधार नामांकन अध्ययन के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक दृष्टि प्रदान करता है। दिए गए सभी सभी, यानी इसका चौथा सही है। पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक डैश में से कौन से में कम से कम एक बार समकालिक है, यानी 10। पर्यवेक्षक ये सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन यानी 10 दिन का समय लगता है। पर्यवेक्षक को निम्न में से कौन सा बैकअप सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करता है? हमें हार्ड डिस्क देने में 2 बार नामांकन डेस्क करता है, यानी ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों में से इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्लिक करेंगे तो इसमें ये आता है, यानी पहला 2 बार डिस्क लेना चाहिए, और तीसरा आता है हर 10 दिन में कम से कम एक बार नामांकन रजिस्टरों को सिंक करें, और चौथा आता है कि भेजे गए डाटा के लिए एक रजिस्टर बनाए। दिन के अंत में पर्यवेक्षक के ऑपरेटरों को उनके द्वारा बनाई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने के लिए अनुमति देनी चाहिए। गलत है। इसमें नामांकन डेटा के दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में आए। निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए? उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। जैसे ये एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है? नामांकन के संचालन में डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें। एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है? एक ऑपरेटर नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति है। ये इसका क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। एक व्यक्ति का ऑपरेटर पर्यवेक्षक भूमिका के लिए निम्न में से कौन पात्रता मानदंड है? इसके लिए है, व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र एजेंसी ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। ये सही है। निवासी के आधार नामांकन या अध्ययन फार्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक की निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? इसका है, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निशानी की स्क्रीन बंद हो, निवासी की स्क्रीन बंद हो नहीं, बिल्कुल खुली होनी चाहिए इसके लिए, तो इसका नहीं है। ठीक है। ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया गया है उसे जांच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिक डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। यानी सच है कि बिल्कुल जांच लेनी चाहिए जो भी इसमें है। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के मामले में
जो एक ICELC ऑपरेटर बनना चाहते हैं उसके न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी 10वीं पास होनी चाहिए। निम्न में से किसके पास ऑपरेटरों के ऑन बोर्डिंग को स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार है? UIDI क्षेत्रीय कार्यालय। ये सही है इसका क्वेश्चन। 27 नंबर, एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? CELC टैबलेट। एक बच्चे का नामांकन करने के CELC टैबलेट चाहिए। निम्न में से आधार क्वाइंट सॉफ्टवेयर में एक CLC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑपरेटर के बायोमेट्रिक लें। बिल्कुल है। सत्यापनकर्ता कौन है? व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रेरित दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है, वो सत्यापनकर्ता होता है। निम्न के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका लिए प्रयुक्त है, यानी सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हो। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 सही है। 31 नंबर पे आते हैं, निवासी द्वारा प्रसिद्ध निम्नलिखित दस्तावेज में से कौन सा POA के रूप इस सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकृत है? बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो। ये सही है इसका। निम्नलिखित में से किस में सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं? दोनों, यानी 1 और 2, यानी 1 और 2 के अनुसार यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज बेहतर बदले गए हैं, ठीक है। नंबर 2, यदि प्रमाण पत्र फोटो कॉपी में से किया जाता है तो यानी 1 और 2 ये सही हैं। POI के निवासी के नाम युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। फोटो। एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। POI में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है, जबकि POA में यह चंद्रशेखर है। आप इस तरह के नाम के एक मामले में क्या करेंगे? चंद्र प्रसाद के रूप में नाम दर्ज करेंगे, चंद्रशेखर के रूप में नाम दर्ज करेंगे, चंद्र प्रसाद के रूप में नाम दर्ज करेंगे, आवेदन को अस्वीकार कर देंगे। बिल्कुल सही है। यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेजी प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे? शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र का नाम दर्ज करें, निवासी का नाम पूरा दर्ज करें, यानी PO दस्तावेज दर्ज नाम का ही काम करें। ऑपरेटर, इसका चौथा सही है। ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए? इसके लिए प्राधिकरण वेबसाइट पर उपलब्ध नामांकन आधार पर अपडेट और प्राधिकरण की सामग्री पढ़ें। ये सही है। पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहे। ये सही है। उपक्रमों, बैंकों सहित कोई भी सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में डैश के रैंक से नीचे नहीं हो के प्रमाण के रूप में तैयार किया, यानी ग्रुप C। निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता है? वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानता हो। नंबर 40 में आते हैं, निम्न में से परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध विस्थापित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? POR दस्तावेज सत्यापित करें, यानी इसका पहला सही है। जब परिवार के नामांकन करवा रहे हों तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए, यानी सच है बिल्कुल। परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अध्ययन फार्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य है, नहीं है, इसका झूठ है, यानी दूसरा सही है। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल झूठ है। परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है, यानी झूठ है, गलत है, ये नहीं है।
नंबर 45 पे आता है, आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जात नोट करना है, गलत है, धर्म जात कभी नोट नहीं होती है। 46 में परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसके आधार के पत्र के निम्नलिखित सत्यापित किया जाना चाहिए, यानी सही है बिल्कुल। आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है, झूठ, बिल्कुल झूठ है। नंबर 48 पे आते हैं, निम्नलिखित में से एक पर्चाकर्ता हो सकता है, पंजीकृत के कर्मचारी, पंजीयन के कर्मचारी होते हैं। नंबर 1 नाम 49 पे आते हैं, नाम एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है, यानी सच है इसका। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और ये 50वां है। तो लिंग एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है, यानी सच है। तो अध्ययन नंबर के लिए 50 क्वेश्चन है और 50 अगली हम वीडियो में देंगे, तो जिससे ये है कि आप अपना आधार का सुपरवाइजर और ऑपरेटर का एग्ज़ाम पास क्लियर कर सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। तो इसी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।